साथियों नमस्कार, मैं डीपी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल एफएस ज्ञान में। साथियों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारा वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगा और आप हमारे वीडियो का आनंद ले पाएंगे। साथियों आज हम संख्या सामान्य चर्चा करेंगे संख्या पर। तो सबसे पहले संख्या पढ़ते हैं, ये छोटी कक्षाओं की बात है। सबसे पहले संख्या पढ़ते हैं हम प्राकृत संख्या दोस्तों, है ना। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, क्या होता है, इसी के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो प्राकृत संख्या क्या है, वह संख्या है दोस्तों, है ना। जैसे कोई भी वस्तु को गिनना होता है ना, तो गिनो बोलते हैं तो कहां से चालू करते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो हम दैनिक जीवन में गिनती के लिए या गणना के लिए जो अंक उपयोग करते हैं या जो संख्या उपयोग करते हैं उसे क्या कहा गया है, प्राकृत संख्या, है ना। तो जब कहां से स्टार्ट करते हैं इस संख्या को, 1 2 3 यहां से लेके अनंत तक जाती रहती है दोस्तों, है ना। अब इसे हम n है ना, नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसे हम प्रतीक चिन्ह n के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक छोटा सा मैं इनको सर्कल कर देता हूं और कह देता हूं कि ये पूरा क्या है, सेट है, समुच्चय है प्राकृत संख्याओं का। कहां से, 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या सबसे बड़ी पता नहीं है ना। ये तो अनंत की ओर जाने पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रही है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। ठीक है दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन छोटे दिख रहे हैं लेकिन बड़े बड़ों के दिमाग में ये नहीं आता है, आसान क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि ये इनमें से सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या रही है, क्वेश्चन में खैर हमारे ये है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या मिल गई हमारी, 1, है ना दोस्तों। तो इस तरह इसका आंसर आ गया हमारा 1। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं इसके 2 प्रकार पढ़ेंगे हम। तो एक पढ़ेंगे हम सम प्राकृत संख्या पढ़ेंगे, वो क्या होता है, और एक पढ़ेंगे हम विषम प्राकृत संख्या। ठीक है दोस्तों, तो सम प्राकृत संख्या, तो सम का मतलब होगा, समझ गए कि जो 2 से भाग जाता है, जो 2 2 की जोड़ी बन जाती है ना। तो इनमें हम जैसे बढ़ेंगे तो 2 4 6 ये आगे ऐसे बढ़ते जाएगा। और विषम में हम जानते हैं कि इसमें ऑड नंबर आते हैं, है ना, जो 2 से भाग नहीं जाता है या जिनका जोड़ी नहीं बन पाता है दोस्तों, है ना। तो ये होगा 1 3 5 7 ले जाता है। ठीक है, अब ये हो गए हमारे सम प्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या दोस्तों। अब इसके छोटे छोटे फैक्ट बता देते हैं। छोटे छोटे फैक्ट क्या है इसमें, कि पहला फैक्ट है कि अगर लगातार क्रमागत 3 प्राकृत संख्याओं को गुणा कर दे, कि कहीं भी 3 का गुणा कर दे, है ना, मैं ऐसे ले रहा हूं क्रमागत, इनका गुणा कर दे, जो गुणनफल आएगा ये हो गया 4 12 24 से कम 24, है ना। तो वो जो गुणनफल आएगा वो किससे भाग हो जाएगा, 24 से भाग पूरी तरह हो जाएगा। ये फैक्ट है दोस्तों, ये 24 से भाग जा रहा है। चलो एक उदाहरण देख लेते हैं, 5 गुना 6 गुना 7, है ना, और गुना 8 कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 8 7 56 और ये हो गया 15 6 5 30, है ना, इस तरह हो गया। तो ये 0 आ गया, 3 6 18, है ना, 3 5 15 1680 हो गया। तो ये भी किससे भाग जाएगा, 24 से पूरी तरह जाएगा, ये 24 पूरी तरह भाग जाना है। ठीक है दोस्तों, और सेकंड फैक्ट ये है कि कोई भी क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का हम क्या कर देंगे, घटाव कर देंगे, अंतर कर देंगे, वो क्या किसके बराबर होगी, उन प्राकृत संख्याओं के योग के बराबर। चलिए देखते हैं इसको। तो मैं 4 और 5 को ले रहा हूं, है ना, 4 एक प्राकृत संख्या 5। ठीक है दोस्तों, तो इनके वर्गों का क्या करते हैं हम, अंतर। ठीक है, तो ये 5 का वर्ग 25 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया। वो बराबर किसके होता है, इन अंकों के योग के बराबर, है ना। तो 5 4 कितना हो गया, 9, और 25 में 16 कम करेंगे कितना आता है, 9। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से प्राकृत संख्या के क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का अंतर उन प्राकृत संख्याओं के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे, इसी में देखेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती है, तो सेम सम प्राकृत संख्या भाज्य संख्या के अंतर्गत ही आती है ना। तो ये भाज्य संख्या क्या चीज है, तो वह जो पूरी तरह से किन से भाग चला जाए, स्वयं से। ठीक है, और स्वयं से और 1 से, है ना, यहाँ पर स्वयं लेता हूं, स्वयं से 1 से और किसी दूसरे संख्या या अंक से भाग चला जाए, इसके अलावा दूसरे से भी। ठीक है, चलिए उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूं 4, है ना, तो 4 क्या है, 1 के पहाड़ा में आता है, ठीक है, 2 के पहाड़ा में भी आता है और स्वयं के पहाड़ा में आता है। तो 1 के पहाड़ा में आया, स्वयं के में आया, है ना दोस्तों, तो स्वयं के में आ रहा है और 2 के में भी आ रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, भाज्य संख्या। ठीक है,
अब हम आगे आगे पढ़ेंगे, है ना, बोलेंगे भी, लेकिन 2 क्यों नहीं आता ये सब समझेंगे, है ना, 2 भाज्य संख्या क्यों नहीं है ये सब सीखेंगे, समझेंगे। इसी तरह हम 6 को ले ले, तो 6 यहाँ पर लेता हूँ 6, तो 6 क्या होती है, 1 के पहाड़ा में आता है, 2 के में आता है, 3 के में आता है और 6 में आता है। तो 1 में के पहाड़ा में आ रहा है, स्वयं के पहाड़ा में है, इसके अलावा 2 और 3 के पहाड़ा में भी आता है, भाग जाता है। तो हम 6 को क्या कर देंगे, भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं अब इसके बाद पढ़ते हैं हम अभाज्य संख्या, है ना। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वह संख्या होती है जो स्वयं के पहाड़े में आता है और इकाई के पहाड़े में आता है, इकाई और स्वयं, इसके अलावा, है ना, इसके अलावा किसी भी से भाग नहीं जाता है, उसे कहा गया है क्या, अभाज्य संख्या। अब दोस्तों यहाँ पर एक आ गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है, चलिए देखते हैं उसे, इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, है ना, तो एक तो प्राकृत संख्या में एक आता ही आता है ना, प्राकृत संख्या से शुरुआत कहां से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते हैं, है ना। तो एक को क्यों नहीं कहा गया है भाज्य संख्या, है ना, तो यहाँ पर है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्यों नहीं कहा, क्योंकि 1 के पार आता है। ठीक है, इसका आंसर क्या है कि मैं 4 का मैं गुणनखंड लिख देता हूं, तो 1 के पहाड़ा में आता है ना, 2 के में आता है, 4 के में आता है। इसी तरह मैं 6 के लिख देता हूं, तो 1 के में आता है पहाड़ा में, 2 में, 3 में और 6 में आता है। तो ये जो 1 क्या है हमारा, 1 क्या है, चलिए 2 और लिख देते हैं, 1 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में भी 2 आता है। तो 1 क्या है, सभी का गुणनखंड है, चाहे भाज्य संख्या हो चाहे अभाज्य संख्या, इसीलिए इसको क्या नहीं कहा गया है, न ही भाज्य का शामिल किया गया है और न ही इसको अभाज्य में शामिल किया गया है। तो बच गए क्या हमारे 2 3 5 4 6। ठीक है, तो शुरुआत कहां से करेंगे हम, 2 से, है ना, तो 2 का निकालते हैं, 2 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 के पहाड़ा में आता है और 2 के पहाड़ा में आता है। ठीक है, 3 के भी देखते हैं, तो 1 के पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है। 4 का देखते हैं, तो ये 1 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है और 4 के पहाड़ा में आता है। ठीक है दोस्तों, तो अब बताइए आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी, है ना, अभाज्य संख्या, तब तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या रही है, 3 भी है, 2 भी है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2, 3 से छोटी है ना 2, तो इस तरह हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहां से 2 आ जाएगा। आगे एक क्वेश्चन और लिखा है सबसे छोटी समभाज्य संख्या। ठीक है, तो समभाज्य संख्या बोल रहा है, ये तो 2 अभाज्य हो गई ना। ठीक है, अभी पढ़े थे कि ये क्या है, हमारी समभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, है ना, तो 2 क्या हो गई, हमारी अभाज्य संख्या हो गई। तो बचा क्या, सम में ही आएगा ना, सम में क्या आएगा, तो बचा क्या, सबसे छोटी क्या हो गई, 4। ठीक है, तो इस तरह इसका पहले का आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4। तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या होगी, 4। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम समझ गए कि प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 बोलेंगे और सबसे बड़ी संख्या को अनंत बोलेंगे, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दूसरी संख्या पढ़ते हैं हम। दूसरी संख्या है इसमें प्राकृत के बाद पूर्ण संख्या। ठीक है दोस्तों, तो गिनती के अंकों में 1 2 3 4 पढ़े ना, है ना, उसमें हम क्या शामिल कर दें, 0 को, 0 भी बोल दें, उसमें शामिल कर दें, है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, पूर्ण संख्या। ध्यान दीजिएगा, अर्थात प्राकृत संख्या जो है उसमें 0 शामिल कर दें, मतलब इस सर्कल में हम क्या कर देते हैं, प्राकृत संख्या जो है 0 को भी शामिल करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। और क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या का प्रतीक चिन्ह क्या बताया हमने, W, होल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, होल नंबर। ठीक है, तो इसका फैक्ट एक बता देता हूं कि किसी भी पूर्ण संख्या से, है ना, किसी भी पूर्ण संख्या से उसी पूर्ण संख्या को भाग दे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। जैसे 4 को लेते हैं, 4 को 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 3 को 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। एक प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई, 1 तो सबसे छोटी प्राकृत है, 0 कर दिए तो 0 आ गया ना, तो ये हमारा 0 क्या हो गई, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। चूंकि पूर्ण संख्या धनात्मक पूर्ण संख्या है ना, सॉरी, क्योंकि पूर्ण संख्या के बाद अगला हमारा स्टेप हो जाएगा किसका, पूर्णांक का। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक क्या चीज है, तो हमने प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 इनको शामिल किया, फिर उसके बाद 0 को शामिल किया। अब 0 के पहले क्या आता है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, तो इनको क्या कहते हैं हम, ऋणात्मक संख्या। ठीक है दोस्तों, ये है हमारी
ऋणात्मक संख्या। तो अगर इतना हमारा क्या है, ये पूर्ण संख्या, तो यही बोल देंगे हम कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दे, है ना। तो ये जो सर्कल बढ़ गया, ठीक है दोस्तों, ये सर्कल में अब आ गया। और पूर्ण संख्या का जो प्रतीक चिन्ह होता है Z होता है या I होता है, ठीक है। यहाँ पर I लिख रहा हूं मैं। तो इसमें और क्या आ गया हमारा, ऋणात्मक संख्याएं, ऋण 1 है ना, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, इस तरह से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है, पूर्णांक है। पूर्ण संख्या पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक क्या है, न ही पूर्ण संख्या है और न ही प्राकृतिक संख्या है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पूर्णांक के इसके बाद पढ़ेंगे हम परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्या है जिसे हम किस रूप में लिखते हैं, P/Q, है ना। और P और Q अंश है, हर है, लेकिन P और Q क्या है हमारा, क्या बोलेंगे उसको हम, पूर्ण संख्या, मतलब पूर्णांक बोलेंगे, ठीक है। तो पूर्णांक का सेंस क्या होता है, शून्य हो, धनात्मक हो और ऋणात्मक हो, ठीक है। लेकिन इसी में कंडीशन है कि Q को हम क्या बस नहीं रख सकते, 0, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, ऋण 1 रख सकते हैं, ऋण 2 रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन Q को 0 नहीं रखना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से परिमेय संख्या हो गई। तो परिमेय संख्या में शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, है ना, सभी आएंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर Q पर इसको विशेष ध्यान देना है कि शून्य बस नहीं आएगा, ठीक है। अब इसी में 2 भाग होंगे, एक धनात्मक परिमेय संख्या, एक धनात्मक परिमेय संख्या पढ़ेंगे, धनात्मक परिमेय संख्या, और एक पढ़ेंगे हम ऋणात्मक परिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। तो धनात्मक क्या होता है, तो वह परिमेय संख्या होती है ना, वह परिमेय संख्या होती है जिसके अंश और हर क्या होते हैं, समान चिन्ह के, दोनों ऋण रहेंगे, है ना। ऋणात्मक होगी तो भी इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या है, धनात्मक। दोनों क्या रहेंगे, धन और धन रहेंगे, अंश और हर, तो इसे क्या बोलेंगे, धनात्मक परिमेय संख्या। अब बात आती है ऋणात्मक परिमेय संख्या की, है ना। तो इसमें क्या कहेंगे कि अंश जो है और जो हर जो है, दोनों में से एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक, या अंश अगर ऋणात्मक है तो हर धनात्मक होगा, ठीक है दोस्तों। तब इस स्थिति में से क्या बोलेंगे हम, ऋणात्मक परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी में आगे बढ़ेंगे। तो यहां से जो सर्कल देख रहे हैं उसमें